हजारों किलोमीटर दूर चल रही मिसाइल ने न सिर्फ सिलेंडर महंगा किया बल्कि हमारे किसानों की मेहनत भी समुद्री पानी में डुबोई जा रही है। चाइना ने टफ टाइम के लिए 140 डेज का ऑयल स्टॉक कर रखा है और यही हमको अपनी सरकार की नाकामी देखने को मिलती है। 28 फरवरी ऑफ 2026 से चल रही अमेरिकी, इजराइल और ईरान वॉर अब से मिडिल ईस्ट के देशों तक सीमित नहीं रही। अब इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के हर आम आदमी पर पड़ने लगा है। इंडिया में जन्म लेने से लेकर अंतिम सफर तक एक चीज इंडिया के इंसानों का कभी पीछा नहीं छोड़ती और वो है लाइन। चाहे रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की हो, बस स्टैंड की भीड़, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक या फिर घर की रसोई के लिए उस एक अदद सिलेंडर का इंतजार, ऐसा लगता है जैसे हम इंडियंस की किस्मत में लाइन में खड़ा होना ही लिखा है। अभी करंट सिचुएशन में गैस सिलेंडर की सप्लाई कम हो गई है, दालों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर सोचिए अगर ये वॉर और भी लंबी चली तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम सडनली इंक्रीज हो जाएंगे, गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा और जो हम दाल खाते हैं उस दाल के प्राइस में भी बूम आएगा। और इन सब के पीछे का एक ही कारण है इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर चल रही मिडिल ईस्ट की ईरान, इजराइल और अमेरिकी वॉर। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी हब है। मिडिल ईस्ट के अंदर 18 देश आते हैं और इन 18 देशों के पास दुनिया का 48% ऑयल रिजर्व है, जिसमें ओनली सऊदी अरेबिया के पास दुनिया का 17% ऑयल है, जो कि वेनेजुला के बाद सेकंड टॉप मोस्ट है। अगर हम मिडिल ईस्ट के देशों को देखें तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, कुवैत वर्ल्ड की टॉप 10 ऑयल रिजर्व कंट्रीज में आती है। वहीं अगर गैस रिजर्व की बात करें तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जाना कि वर्ल्ड का 40 to 43% गैस रिजर्व भी इन्हीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास है, जिसमें से ईरान और कतर वर्ल्ड की सेकंड और थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट गैस रिजर्व कंट्री है आफ्टर रशिया। ओवरऑल इन 18 कंट्रीज को देखा जाए तो इनमें से 4 कंट्रीज ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट के देश दुनिया को 40% क्रूड ऑयल और 25 to 30% नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से सऊदी अरेबिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है, वहीं कतर वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर कंट्री है। अब बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85 to 90% ऑयल विदेशों से खरीदता है और इस इंपोर्टेड ऑयल का लगभग 50% ऑयल मिडिल ईस्ट के देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और इराक से इंडिया आता है। इसके साथ एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के मामले में इंडिया काफी ज्यादा इन्हीं मिडिल ईस्टर्न कंट्री पर डिपेंड है। इंडिया की टोटल एलएनजी इंपोर्ट का लगभग 80 to 90% हिस्सा इन्हीं मिडिल ईस्टर्न कंट्री के एरिया से आता है, जिसमें अप्रॉक्स 40 to 50% एलपीजी और एलएनजी अकेले कतर से आती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वॉर ईरान और इजराइल के बीच चल रही है तो सऊदी अरेबिया और कतर से ऑयल और गैस की सप्लाई पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है जो कि ईरान और गुल्फ कंट्रीज के बीच है। वर्ल्ड का 20% ऑयल इसी रास्ते से सप्लाई होता है और इंडिया का 50% ऑयल और गैस इसी रास्ते से आता है। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिल सकती है और ठीक यही हुआ। 2 और 3 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी। उसने साफ कहा था कि जो भी सिर्फ इस रास्ते से निकलेगा उसे समुद्र में ही डुबो दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट से पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट में हड़कंप मच गया। लेकिन इसी बीच 12 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को ईरान से एक स्पेशल परमिशन मिल गई है कि इंडियन शिप अब इस रास्ते से निकल सकेंगे। लेकिन इंडिया के 28 से 38 शिप अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास वाले एरिया में फंसे हुए हैं। वहीं इंडिया के 2 टैंक पुष्पक और पारीमल वहां से सक्सेसफुली निकल चुके हैं। लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत बारीक है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इतनी ही अपडेट है। इसके साथ इन सारी प्रॉब्लम्स का असर इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल कम्युनिटी एक्ट 1955 को लागू कर दिया है, जिसमें घरों के लिए तो गैस मिलेगी लेकिन होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और शादियों के लिए गैस काट दी गई है। इंडिया में जो कमर्शियल ब्लू कलर का 19 kg का सिलेंडर होता है वो आमतौर पर देश भर में होटल्स या फिर रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है। लेकिन करंट में अभी उस सिलेंडर की देश भर में कुछ जगहों पर बुकिंग बंद कर दी गई है। साथ ही उसकी प्राइस 115 रुपए तक बढ़ा दी गई है। वहीं अगर डोमेस्टिक सिलेंडर की बात करें जो रेड कलर का आमतौर पर हमारे घरों में यूज किया जाता है, उन सिलेंडर की ऑफिशियली बुकिंग अभी भी चालू है। लेकिन ये सिर्फ नाम की ही चालू है। मतलब ये जैसे कई शहरों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और भी कई जगहों पर सिलेंडर बुकिंग के सर्वर डाउन चल रहे हैं। इस वजह से पब्लिक जो वो अपनी बुकिंग कर ही नहीं पा रही। इसके साथ साथ सिलेंडर बुकिंग का जो पहले 21 डेज का गैप था उसे अब बढ़ा करके 25 डेज कर दिया गया है। और सिलेंडर बुकिंग मतलब सिलेंडर के प्राइस में 60 रुपए तक बढ़ा दिए गए। मतलब जो सिलेंडर पहले दिल्ली में 853 रुपीज का मिलता था, अब वही सिलेंडर जो है वो 913 रुपीज का कर दिया गया है। इस प्रॉब्लम से पूरे देश भर में आम आदमियों को इस तपती धूप में लाइन में लगना पड़ रहा है और साथ ही गैस एजेंसियों के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही पूरे देश भर में कुछ जगहों पर कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। इससे होटल्स और रेस्टोरेंट के खाने की प्राइस कुछ जगहों पर बढ़ भी गई है। वहीं अगर बात क्रूड ऑयल की करें तो क्रूड ऑयल को ही दुनिया की इकोनॉमी का लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि इसी से बनती है पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और भी हजारों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई पर थोड़ा सा भी डैमेज आया तो इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है।
अभी करंट में क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक क्रूड ऑयल के प्राइस जो है 64 से 66 डॉलर पर बैरल से बढ़कर $100 पर बैरल तक पहुंच चुके हैं। इससे देश भर में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, लेकिन अभी करंट में पेट्रोल और डीजल के प्राइस स्टेबल है। लेकिन अगर ये वॉर और भी लंबी चली तो हमको जल्दी पेट्रोल और डीजल के प्राइस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब इंडिया को जस्ट इन टाइम, मतलब जब जरूरत है तब मंगाओ वाली नीति से हट करके जस्ट इन केस, मुसीबत के समय बचा कर रखो, ये वाली नीति अपनाना होगी। अब इंडिया को अपना ऑयल और गैस को स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चाइना ने अपना पहले से ही मुसीबत के समय 100 से 140 डेज का ऑयल स्टोर करके रखा है और हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिनों का। हमको अपनी गवर्नमेंट की यही नाकामी देखने को मिलती है। अगर ये वॉर 2 से 3 महीने और चलती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे फूड्स एंड फार्मर्स पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में जो खाद बनता है डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, जिसके लिए माइनेबल रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है, इसकी कमी इंडिया में काफी ज्यादा है। मतलब ये कि हमको अमोनिया के लिए सऊदी अरेबिया और कतर के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, वहीं सल्फर के लिए कुवैत और ओमान के सामने, और फॉस्फोरिक एसिड के लिए जॉर्डन पर डिपेंड रहना होता है। इतना ही नहीं, जो यूरिया हमारे देश में बनता है उस यूरिया को बनाने के लिए एलएनजी गैस की जरूरत होती है, और वो एलएनजी गैस यूएई और कतर से आती है। मतलब अगर मैं अब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ऑल ओवर फर्टिलाइजर की कमी पड़ सकती है, और फर्टिलाइजर की कमी पड़ने से डीएपी और यूरिया का प्राइस भी बढ़ सकता है। इससे जो वो छोटे किसान इसको खरीदने में असमर्थ रहेंगे, और फिर जो है सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं। और अभी करंट में दालों के प्राइस में भी अपन को 10 से 15% की इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। मतलब अगर अपन एग्जांपल से समझें तो दिल्ली में जो तूर दाल की प्राइस फरवरी में 140 रुपीज पर केजी थी, उसमें 13% की इंक्रीजमेंट होके वही तूर दाल की प्राइस 158 से 160 रुपीज पर केजी हो गई है। अभी तक हमने देखा कि इस वॉर की वजह से इंडिया में क्या क्या महंगा हो सकता है या फिर क्या क्या महंगा हो गया है, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमारे किसान जो दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं ताकि वह विदेशों में बिक सके और उन्हें उचित दाम मिल सके, लेकिन आज वही फसल, वही सामान समुद्र के किनारे खड़े ट्रक और टैंकरों में सड़ रहा है। जीटीआरआई ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट बताती है कि वेस्ट एशिया से होने वाला इंडिया का लगभग $11.8 बिलियन, मतलब 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होने वाला खेती और खाने पीने का सामान आज दांव पर लगा है। ईरान, इराक, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये वो देश हैं जो हमारे बासमती चावल के दीवाने हैं। लेकिन आज हकीकत ये है कि हमारे आज 3000 से ज्यादा शिपिंग कंटेनर्स गुजरात के कांडला और मुंद्रा पोर्ट्स पर लावारिस खड़े हैं, क्योंकि रास्ता बंद है। इससे हमारे चावल, फल, सब्जियां और मसाले उन लोहे के डिब्बों में सड़ रहे हैं। इससे बिजनेस का नुकसान तो है ही, इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और देश भर के किसानों के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि जब फसल बाहर एक्सपोर्ट होगी नहीं तो फिर व्यापारी हमारे किसानों से फसल क्यों खरीदेगा, क्यों उन्हें उसके बदले में वह पैसे देगा। इंडिया के टोटल कृषि एक्सपोर्ट का 22% हिस्सा इन्हीं देशों को लिया जाता है। अगर ये वॉर और भी लंबी चली तो हमारे गांव और देहात की इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। हजारों किलोमीटर दूर गिर रही मिसाइलें न सिर्फ ऑयल महंगा किया है, बल्कि हमारे किसानों की मेहनत को समुद्र में डुबोती जा रही है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। हमारा जो सपनों का घर सीमेंट और जिप्सम से बनता है, उसका 68% चूना पत्थर लाइमस्टोन और 62% जिप्सम ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों से आता है। इसके साथ ही स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में स्टील बनाने का एक बड़ा हिस्सा डीआरआई रूट पर चलता है, जिसके लिए नेचुरल गैस की जरूरत होती है, और इसकी बात हम वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही कर चुके हैं। मतलब अगर ऑल ओवर देखा जाए तो अगर कहीं ये वॉर 2 से 3 महीने और चल गई तो इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है और पूरे देश भर में महंगाई बढ़ सकती है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी और सारी चीजें अच्छे से समझ भी आई होंगी कि आखिर इस वॉर का रुकना इंडिया के लिए कितना जरूरी है। ऐसी ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।